ज्योतिष के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें एस्ट्रोडिफाई चैनल को और नोटिफिकेशन के लिए दबाएं इस बेल आइकन को। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एस्ट्रोडिफाई पर हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कुछ एक महत्वपूर्ण विषयों के बारे में ज्योतिष में, जो कि आधारभूत अवधारणाएं मानी जाती हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट माने गए हैं। जिसमें आज हम जानेंगे कि वर्गोत्तम क्या होता है और पुष्करांश और पुष्कर भाग की स्थितियाँ क्या होती हैं। ग्रह जब वर्गोत्तम होते हैं और पुष्करांश में होते हैं या पुष्कर भाग में होते हैं तो उनका अर्थ क्या होता है, उनका महत्व क्या होता है और किस प्रकार के परिणाम वो देने के काबिल बनते हैं, इसको आज विस्तार से लिया जाएगा इस वीडियो में। तो ज़्यादा जानकारी के लिए इस वीडियो को देखते रहिए अंत तक। यदि आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए वेबसाइट पर जा सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज हम जान रहे हैं कि वर्गोत्तम क्या होता है, पुष्करांश और पुष्कर भाग की स्थितियां क्या होती हैं और ग्रह उसमें कैसे परिणाम देते हैं। इससे पहले हमने ऑलरेडी बेसिक ज्योतिष बेसिक सीरीज़ में, जो हमारी अभी कंटिन्यू कर रही है, इसमें बहुत सारे वीडियोस को हमने देखा है, बहुत सारे रोचक विषयों के बारे में चर्चा की है। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप कार्ड सेक्शन में प्लेलिस्ट में जाकर उनको देखें, क्योंकि आज जिन बातों की हम चर्चा करेंगे उनका कई हद तक लेना देना पुराने वीडियो से भी है। यदि आप ज्योतिष के बिगिनर हैं और ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप नहीं जानते जो पहले जिनके बारे में चर्चा की गई है, तो आप उनको ज़रूर देखें, ये आपसे मेरा आग्रह है। अन्यथा कई सारी चीज़ें आज जो हम जिनके बारे में चर्चा करेंगे वो शायद आपके समझ में नहीं आएंगी। तो यहाँ पे अब शुरू करते हैं कि वर्गोत्तम की स्थिति क्या होती है। बहुत लोग जो ज्योतिष से अवगत हैं और कई वर्षों से जुड़े हुए हैं वो ये ज़रूर जानते हैं कि वर्गोत्तम की स्थिति क्या होती है। पर एक चीज़ जो मैंने अभी तक अपने अनुभव में पाई वो ये कि वर्गोत्तम को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां लोगों के मन में जुड़ी हुई हैं और उनको दूर करना ज़रूरी है, क्योंकि हम किसी एक चीज़ को इतना ओवर एम्फसाइज कर देते हैं कि जो मेन मुद्दे होते हैं एनालिसिस के वो सब पीछे कहीं छूट जाते हैं। और ये पहले भी मैंने कई बार इस बात की चर्चा की है। ऐसे कई सारी चीज़ें जो हम नज़रअंदाज कर देते हैं, जैसे पंचांग का कॉन्सेप्ट है, कोई लेता ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं होता है। तो उसके बारे में हमने चर्चा की कि पंचांग कितना महत्वपूर्ण है, एंड येट यू इग्नोर दैट। सिमिलरली वर्गोत्तम, साढ़े साती और मंगल की स्थितियां, राहु की स्थितियां, इन पर लोग इतना ओवर एम्फसाइज करते हैं, जबकि ये इतने भी ओवर एम्फसिस के लिए ज़रूरी मुद्दे नहीं हैं। ये इंपॉर्टेंट है, बट इतना आप उसको ऑब्सेस कर लें, इसके लिए भी यहाँ पे इतना हमको नहीं करना चाहिए। पर ये होते क्या, इनको समझते हैं। तो पहले वर्गोत्तम से शुरू करते हैं। वर्गोत्तम का सिंपल अर्थ होता है कि एक ग्रह अगर लग्न कुंडली और नवमांश कुंडली में एक ही राशि में बैठेगा तो उसे वर्गोत्तम कहा जाएगा। बस सिंपल सी डेफिनेशन है कि इफ अ प्लैनेट इज सिटिंग इन अ पर्टिकुलर zodiac sign इन अ बर्थ चार्ट एज वेल एज द नवांश चार्ट, देन इट इज इन वर्गोत्तम कंडीशन। तो यहाँ पे हम मेनली नवमांश कुंडली को ही देखते हैं जब वर्गोत्तम की बात होती है। हालांकि एक ग्रह अगर नवमांश के अलावा किसी दूसरे वर्ग कुंडली में भी वो सेम राशि में बैठे तो भी उसे वर्गोत्तम कहा जाएगा। पर मेन जो हमारी एम्फसिस होती है वो नवमांश कुंडली पे ज़्यादा होती है, महत्ता हम नवमांश को ज़्यादा देते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए कोई ग्रह गुरु है और गुरु धनु राशि में लग्न में है, ऐसे ही धनु राशि में नवमांश में है तो उसे वर्गोत्तम गुरु कहा जाएगा। पर अगर मान लीजिए गुरु लग्न में नवमांश में है, लग्न में धनु में है और नवमांश में धनु में नहीं है, पर दशमांश कुंडली में वो धनु में बैठ गया, तो इसे भी वर्गोत्तम कहा जाएगा, बट दशमांश वर्गोत्तम कहा जाएगा, नवमांश वर्गोत्तम नहीं कहा जाएगा। तो यहाँ पे ये बात कही जाती है कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो वर्ग कुंडली है वो है नवमांश। नवमांश से ज़्यादा महत्वपूर्ण वर्ग कुंडली कोई नहीं है, षष्टियांश को छोड़कर। बट यहाँ पे ये बात रहती है कि कोई भी ग्रह हम यदि उसकी फाइनल डिग्निटी और प्लेसमेंट देखते हैं कि उसकी स्थिति है कैसी, अंततः वो किस तरीके के परिणाम दे सकेगा, वह निर्भर करता है नवमांश में उसकी स्थिति पर। इसलिए वर्गोत्तम को हमेशा नवमांश में ही कंसीडर करते हैं। तो ये तो एक मेन पॉइंट हुआ कि वर्गोत्तम कब बनती है स्थिति, ये आपको बताया। इसके अलावा 3 प्रकार के वर्गोत्तम होते हैं। तो वर्ग का मतलब है डिविजनल चार्ट, वर्ग कुंडली, और उत्तम मतलब एक ही ग्रह
एक ही भाव या राशि या तत्व में बैठ जाए। तो 3 प्रकार के वर्गोत्तम होते हैं। एक होता है राशि वर्गोत्तम, कि सेम राशि में दोनों लग्न में और नवमांश में ग्रह बैठा है। जैसे अभी हमने उदाहरण दिया कि बृहस्पति अगर धनु में लग्न में है, ऐसे ही नवमांश में धनु में है, तो हमारे पास बृहस्पति वर्गोत्तम हो जाएगा। बट मान लीजिए भाव वर्गोत्तम, इसे भावोत्तम भी कहते हैं, कि राशि सेम राशि में नहीं, सेम भाव में बैठ गया। राशि कोई भी हो सकती है। तो मान लीजिए गुरु जो है वो चौथे भाव में लग्न में बैठा है, ऐसे ही नवमांश में भी चौथे भाव में बैठा है, पर राशि अलग अलग है। तो इससे ये पता चलेगा कि वो भावोत्तम है। वर्गोत्तम उसको फिर भी कहा जाएगा, बट वो भाव में बैठा है, सेम भाव में बैठा है, सेम राशि में नहीं है, इसलिए उसे भावोत्तम कहा जाएगा। ये भी एक प्रकार का वर्गोत्तम स्थिति होती है। तीसरा जो होता है वो है तत्व वर्गोत्तम। तत्व का अर्थ है कि सेम एलिमेंट में बैठा है। तो 4 प्रकार के एलिमेंट हैं राशियों में, फायर, अर्थ, एयर, वाटर, अग्नि, जल, पृथ्वी और वायु तत्व की राशियां होती हैं, 3-3 हर एक में आती हैं। तो इसमें अगर सेम मान लीजिए गुरु लग्न में मेष राशि में है और नवमांश में भी मेष राशि में, नवमांश में सिंह राशि में है, ठीक है, नवमांश में सिंह राशि में है, तो यहाँ पे क्या होगा, गुरु राशि के हिसाब से वर्गोत्तम नहीं है, पर तत्व के हिसाब से वर्गोत्तम है, क्योंकि लग्न में भी मेष राशि यानी अग्नि तत्व की राशि में बैठा और नवमांश में भी सिंह राशि यानी अग्नि तत्व की राशि में बैठा। तो 3 प्रकार के वर्गोत्तम माने जाते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा महत्ता दी जाती है राशि वर्गोत्तम को। राशि वर्गोत्तम होना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, उसके बाद भाव आता है और उसके लास्ट में तत्व आता है। पर 3 प्रकार के कैटेगराइजेशन किए गए हैं। अब ये देखते हैं, ये टेबल आप देख सकते हैं यहाँ पर कि वर्गोत्तम किन परिस्थितियों में ग्रह होते हैं। तो हर राशि में कुछ एक ऐसे नक्षत्र पड़ेंगे और उन नक्षत्रों में भी कुछ एक पर्टिकुलर पद पड़ेंगे, जिनमें एक ग्रह यदि बैठ जाएगा तो वो नवमांश में भी वर्गोत्तम हो जाएगा, सेम राशि में बैठ जाएगा। तो उसकी टेबल यहाँ दी हुई है। तो मान लीजिए मेष राशि में 3 नक्षत्र हैं, अश्विनी, भरणी, कृतिका। तो मेष राशि में जब कोई भी ग्रह अश्विनी नक्षत्र के पहले पद में ही बैठेगा तभी वो वर्गोत्तम होगा, अन्यथा वो वर्गोत्तम नहीं होगा। तो अश्विनी में भी फर्स्ट पद में, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में नहीं, भरणी, कृतिका नक्षत्र में अगर है तो बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे ये पता चलता है कि मेष में बैठने पर, अश्विनी में बैठने पर और उसके भी पहले पद में बैठने पर ही कोई ग्रह वर्गोत्तम हो सकता है। ऐसे ही पूरी हर जो है राशि के लिए हर एक पर्टिकुलर नक्षत्र और हर नक्षत्र में एक पर्टिकुलर पद पे ही वर्गोत्तम स्थिति बनती है किसी भी ग्रह की। तो अब यहाँ पे ये टेबल आपको दिखाई जो जा रही है, इससे ही हम ये पता करते हैं कि कौन सा ग्रह कब किस परिस्थिति में वर्गोत्तम हो जाएगा। तो जैसा अभी उदाहरण दिया कि मान लीजिए चंद्र है और वृषभ राशि में है पर रोहिणी में है, और रोहिणी में भी दूसरे पद में होगा, तभी वो नवमांश कुंडली में भी वो वृषभ में जाएगा, अन्यथा वो वृषभ में नहीं जाएगा। तो यहाँ पे ये बात पता चलती है कि सेम राशि तभी आएगी जब ये जो टेबल दिखाई जा रही है इसको ग्रह सेटिस्फाई करे पोजीशन वाइज लग्न में, तभी नवमांश में वो वर्गोत्तम की स्थिति बनाएगा। तो ये जो टेबल है ये आप इससे पता कर सकते हैं कि राशि, नक्षत्र और पद किन परिस्थितियों में ग्रह को वर्गोत्तम कर सकते हैं, और वर्गोत्तम कोई भी ग्रह हो सकता है। तो ये यहाँ पे वर्गोत्तम की स्थिति हमने समझी। अब जो मेन मुद्दा है कि वर्गोत्तम को जो है देखते कैसे हैं, क्योंकि जो हमने अभी तक बात कही कि वर्गोत्तम को लोग अननेसेसरीली इतना ज़्यादा ऑब्सेस कर डालते हैं कि वर्गोत्तम तो बहुत मजबूत होता है, बहुत अच्छा होता है। नो डाउट अच्छा होता है, बट आपने कोई हर बार एक फिक्स्ड सिचुएशन नहीं है कि कोई ग्रह अगर वर्गोत्तम है तो हर बार अच्छा ही होगा। ग्रह बड़े ही डायनामिक होते हैं, कोई भी चीज़ पत्थर की लकीर नहीं होती है कि कोई ग्रह उच्च का हुआ तो वो बहुत ज़बरदस्त हो गया और अच्छे ही परिणाम देने वाला है, और कोई ग्रह नीच का हो गया तो पूरी तरह बर्बाद है, कोई रिजल्ट नहीं आएंगे। ये जो एक कॉन्सेप्ट है ये बड़ा ही टॉक्सिक कॉन्सेप्ट है। ये आपको जो है कुंडली में देखना चाहिए कि हर ग्रह की डायनामिक सिचुएशन है। अगर वो ग्रह नीच का भी होकर ढंग की स्थितियां बना दे रहा है तो उसके परिणाम बड़े अच्छे मिलेंगे। और मान लीजिए अगर कोई ग्रह ऐसा है जो कि उच्च का है बट वो आपके लिए शत्रुवत है, आपके लिए खराब ग्रह है, तो वो आपके लिए शुभ परिणाम नहीं देगा, नकारात्मक परिणाम पैदा करेगा। तो मान लीजिए, इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए शनि है, कर्क और सिंह लगने के लिए शनि मारक ग्रह माना जाता है, छठे और 7वें भाव का स्वामी होता है कर्क लगने के लिए, और
सॉरी सिंह लग्न के लिए, और 7वें और 8वें भाव का स्वामी होता है कर्क लग्न के लिए। तो मेरे पास ये बात रहती है कि शनि इन दोनों लग्नों के लिए एक मार्केश ग्रह है, अशुभ ग्रह है, शत्रु ग्रह है, सूर्य और चंद्र का दुश्मन होता है। तो यहाँ पे ये बात रहेगी कि अगर ऐसी परिस्थिति में मान लीजिए शनि उच्च का है, हम हाईएस्ट सिचुएशन ले रहे हैं कि शनि उच्च का हुआ और शनि जो है वो वर्गोत्तम भी हो गया, तो नो डाउट शनि के पास ताकत बहुत है। वर्गोत्तम का सिर्फ एक ही अर्थ होता है कि ग्रह के पास बल है और कुछ नहीं। वो अच्छा है या खराब ये वर्गोत्तम नहीं बताता। तो ये आप मन में जरूर इस बात को ध्यान में रखें कि लोगों को ये जो भ्रांति है कि वर्गोत्तम ग्रह अच्छे होते हैं, अच्छे नहीं होते हैं। वो डिपेंड करता है कुंडली पर कि वो अच्छा है या खराब। वर्गोत्तम का सिर्फ एक ही अर्थ है कि उस ग्रह के पास बल है, ताकत है, शक्ति है, दैट्स ऑल, इट हैज द स्ट्रेंथ, नथिंग एल्स। तो यहां पे ये बात नजर आती कि स्ट्रेंथ है, बट अगर नेचर उसका अच्छा है तभी वो आपको फायदा पहुंचाएगा, बट अगर नेचर खराब है तो वो नुकसान पहुंचाएगा। तो अब जैसे मैं उदाहरण ले रहा हूं कि कर्क और सिंह लग्न के लिए अगर शनि मैं ले लूं और उच्च का हो जाए, और कर्क और सिंह लग्न के लिए सूर्य चंद्र बर्बाद है, अच्छी स्थिति में नहीं बैठे हैं, तो शनि अब भीषण नकारात्मक मार्केश ग्रह होगा जो कि जिंदगी में बहुत ज्यादा भारी भड़कम समस्याएं पैदा करता है। चाहे वो रोग हो, ऋण हो, शत्रु हो, किसी प्रकार की अन्य बाधाएं हो, संघर्ष हो, दुविधा हो, परेशानियां हो, किसी भी तरीके के जो है दुख और पीड़ा को लाने के लिए शनि बहुत 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 ज़्यादा ताकतवर बन जाएगा। तो यहाँ पे अगर शनि उच्च का हो जाए, वर्गोत्तम हो जाए, तो नो डाउट सैटर्न हैज़ द पावर एंड स्ट्रेंथ, उसके पास बल बहुत है, बहुत मजबूत है वो, बट उसका नेचर क्या है? निगेटिव। उसका नेचर क्या है? शत्रुवत। उसका नेचर क्या है? नुकसान पहुंचाने वाला, समस्याओं को पैदा करने वाला, दुख पीड़ा संताप को लाने वाला। तो यहाँ पे ये पता चलता है कि वर्गोत्तम का सिर्फ एक ही अर्थ होता है कि भाई वो ग्रह के पास बल आया है, पर वो शुभ है या अशुभ है वो कुंडली बताएगी। और अगर वो ग्रह शुभ है तो नो डाउट ऑब्वियसली जिंदगी में बहुत अच्छे परिणाम देगा, उसकी दशाएं चलेंगी तो जिस जिस चीज़ों के लिए वो जिम्मेदार है कुंडली में, उन चीज़ों में तरक्की, उन्नति, प्रगति सब नजर आएगी। पर अगर वो खराब है तो उतने ही जिंदगी में समस्याओं को पैदा कर दुख और पीड़ा को बढ़ाने का काम करता है। तो यहाँ पे ये जो मेन पॉइंट है, मेरे ख्याल से आप समझ पाए होंगे कि वर्गोत्तम का मतलब ये थंब रूल नहीं है कि वो गुडनेस आ जाएगी प्लेनेट में, गुडनेस नहीं आती है, वो उस पोजीशन पे डिपेंड करेगा। तो ये मेन पॉइंट था। अगला पॉइंट रहता है कि जैसा मैंने कहा ऐसे ही नीच के ग्रह हो जाए, तो मान लीजिए एक ही सूरत में अगर नीच का वर्गोत्तम है कोई, मान लीजिए मंगल है, नीच का है कर्क राशि में, और वो वर्गोत्तम होगा पुनर्वसु के चौथे पद में, तो यहाँ पे क्या होगा कि मंगल नीच का होकर वर्गोत्तम यदि हो गया तो हमारे पास ये कंडीशन देखनी पड़ेगी कि क्या मंगल का नीच भंग है या नहीं है, चंद्र से उसको बल प्राप्ति है या नहीं है। अगर उसको चंद्र से बल प्राप्ति नहीं है और नीच भंग बहुत बेहतर नहीं बनता उसका, तो नो डाउट मंगल जो है नकारात्मक माना जाएगा, अच्छा नहीं माना जाएगा। ऐसे ही हर ग्रह के लिए भी अगर कोई ग्रह नीच का है या शत्रुवत राशियों में है और वो वर्गोत्तम है, तो हमको उस ग्रह की परिस्थिति प्रॉपरली देखनी चाहिए। तो इसके लिए ऑलरेडी मैंने वीडियोस पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है कि हर ग्रह एक राशि में बैठने पर कैसे परिणाम दे सकता है, अच्छे और बुरे दोनों। तो यहाँ पे आप उसको उन वीडियोस को जरूर देखें, डिपेंडिंग ऑन द प्लेसमेंट ऑफ द प्लैनेट्स इन योर चार्ट। आपकी कुंडली में जैसे ग्रह जिस राशियों में भी बैठे हैं, आप उसको उन वीडियोस को जरूर देखें। तो उस प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो कार्ड सेक्शन में भी दिखाया जा रहा है, चैनल की प्लेलिस्ट में भी उपलब्ध है। तो कोई भी ग्रह, मान लीजिए हमने जैसे बात करी चंद्रमा मान लीजिए वृश्चिक में है तो नीच का चंद्र है, पर अगर वर्गोत्तम है तो ये स्थिति अच्छी भी हो सकती है, खराब भी हो सकती है। अच्छे परिणाम अगर हो तो व्यक्ति को ये जो है काफ़ी लॉजिकल, प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक और साइंटिफिक एटीट्यूड देता है। काफ़ी ज़्यादा जो है वो हठी और एक थोड़ा सा उग्र स्वभाव देता है, जिद्दीपन देता है। पर अगर जो है ये खराब हो, और एक और चीज़ है कि ये व्यक्ति के भीतर जो है पॉजिटिव एग्रेशन देगा, विल पावर, स्टेमिना, कमिटमेंट, डेडिकेशन, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, फाइटिंग स्पिरिट बहुत बढ़ाता है। एक बार ठान लेंगे तो पीछे नहीं हटेंगे, इस तरीके की मेंटेलिटी हो सकती है। अगर चंद्र वर्गोत्तम हो, नीच का मैं जैसे एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो पर उसको कंडीशन क्या है, मंगल से बल प्राप्ति है, नीच भंग बन जा रहा हो, अच्छी कंडीशन है, तो ये अच्छे परिणाम देगा। बट अगर ये खराब हो जाए, अगर ये नीच का होकर चंद्र वर्गोत्तम है और मंगल से कोई बल प्राप्ति नहीं है, तो ये क्या करेगा भाई? ये चंद्रमा मन का स्वामी है, मन कमजोर कर देगा। तो फियर, एंग्जाइटी, फोबिया, डिप्रेशन, मेंटल साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, साइकोटिक डिसऑर्डर्स,
किसी भी तरीके की नींद की समस्याएं, इन्फेक्शंस का खतरा, रोग, ये सब पैदा करने लगता है। माँ से परेशानियां, माँ को परेशानियां, मन हमेशा अशांत, दुख और पीड़ा बढ़ते चले जाते, काम में मन नहीं लगता, ये सब चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे ये इसीलिए मैं समझाना चाह रहा हूँ कि इट इज़ नॉट अ थंब रूल कि वर्गोत्तम अगर हो गए तो हर बार शक्ति आ जाएगी। शक्ति तो आती है, बट अगर उस ग्रह के पास बल आने के बावजूद वो खराब है तो एक तो नुकसान पहुंचाएगा, और दूसरा अगर ग्रह उस राशि में बैठकर कमजोर महसूस होता है, कमजोर हो जाता है और फिर भी उसको कोई बल नहीं मिलता, तो वो ग्रह वर्गोत्तम होने की बजाय भी फिर भी कोई रिजल्ट नहीं नजर आने वाले अच्छे, क्योंकि इट डज नॉट हैव द स्ट्रेंथ ऑल्सो। तो जैसे हमने चंद्र नीच के होने के दोनों एग्जाम्पल लिए, अच्छे और बुरे दोनों, तो ऐसे इसको देखा जाता है। तो ये एक डायनामिक सिचुएशन होती है, फिक्स्ड नहीं होती है कि वर्गोत्तम हो गया तो बहुत बढ़िया ही आने वाला। इट्स नॉट लाइक दैट, इट इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड टू एनालाइज इन द चार्ट। तो कैसे इसको देखते हैं वो मेरा यहाँ समझाने का प्रयास है। मेरे ख्याल से अब आप समझ चुके होंगे कि किस तरीके से वर्गोत्तम ग्रहों को देखना चाहिए। अच्छा, दूसरा, अगर कोई ग्रह जो है वो अपनी ही राशि में, उच्च की राशि में और मित्र की राशि में अगर वर्गोत्तम होगा तो वो उतना ही बलशाली होता चला जाएगा, और अगर वर्गोत्तम होने के साथ साथ पुष्करांश में आ जाए तो और ज़्यादा ताकत आ जाएगी उसके पास। तो हम यहाँ पे डिटरमिन कर रहे हैं स्ट्रेंथ को। वर्गोत्तम मीन्स स्ट्रेंथ इज कमिंग इनटू द प्लैनेट, ये पॉइंट है। अब अगला पॉइंट लेते हैं पुष्करांश। देखिए पुष्करांश क्या होता है कि पुष्करांश में हम एक पर्टिकुलर राशि में कुछ एक ऐसे पर्टिकुलर पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे यदि ग्रह बैठे तो वो एक खास स्थिति में जाता है जहाँ पे उसे बल मिले और साथ साथ उसको उसकी नकारात्मकता में गिरावट आ जाए अगर वो खराब ग्रह है तो यहाँ पे ये बात रहती है कि जो भी ग्रह पुष्करांश में या पुष्कर भाग में बैठेंगे वो सिर्फ बल प्राप्ति ही नहीं करते, उनके अंदर बल तो आता ही है, बट साथ साथ उनका जो नकारात्मक तत्व है वह भी घटता है यदि वो नकारात्मक है, और उनके अंदर एक शुभ तत्व पैदा होता है, हाँ, शुभत्व पैदा होता है। तो प्लैनेट्स इन पुष्करांश एंड पुष्कर भाग नॉट ओनली गेन द स्ट्रेंथ बट ऑल्सो गेन ऑस्पिशियसनेस एंड द रिडक्शन हैपन्स इन देयर मेलिफिसेंस। उनके नकारात्मक तत्व में गिरावट आती है। ये चीज वर्गोत्तम में नहीं होती है। वर्गोत्तम अगर होगा तो ग्रह खराब है तो खराबी देने वाला है, अच्छे परिणाम नहीं आ सकते। बट यहाँ पे पुष्करांश में और पुष्कर भाग में वह ग्रह यदि खराब था, जैसे हमने शनि के उच्च के होने की उदाहरण दिया, तो इफ सैटर्न इज इन पुष्करांशा देन इट मीन्स कि भाई शनि का नकारात्मक हो जाने के बावजूद भी उसकी नकारात्मकता में गिरावट आएगी, वो उतनी हद तक नुकसान, दुख, पीड़ा पैदा नहीं करेगा जितनी वो कर सकता था। तो पुष्करांश में और पुष्कर भाग में भारी अंतर होता है वर्गोत्तम से। तो वर्गोत्तम में खाली स्ट्रेंथ देखते हैं, पुष्करांश और पुष्कर भाग में हमारे अंदर शुभत्व भी पैदा होता है, ऑस्पिशियसनेस भी पैदा होती है। तो किस कंडीशन में पुष्करांश होता है इसको देखेंगे। ये टेबल आप देख पा रहे हैं। तो कोई भी ग्रह, अब ये चार सूरतें रहती हैं कि भाई चार तत्व लिए गए, राशियों में चार ही तत्व हैं, आकाश तत्व नहीं होता। तो अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, चार प्रकार के तत्वों के आधार पे तीन तीन राशियां हर तत्व में आती हैं। तो जो राशियों में अगर अग्नि तत्व की राशियों में कोई भी ग्रह लग्न में है और नवमांश में वो तुला और धनु में जाएगा, तब वह पुष्करांश की स्थिति बनेगी। ठीक है, इसको पुष्करांश कह लीजिए या पुष्कर नवमांश कह लीजिए, सेम चीज़ है, फर्क कुछ नहीं है। तो यहाँ पे ये बात रहती है कि यदि मान लीजिए सूर्य मेष में है और नवमांश में वो तुला में चला गया, जो कि नीच की सिचुएशन है, बट फिर भी वह उतना नकारात्मक व्यवहार नहीं करेगा, क्योंकि पुष्करांश क्या है, शुभत्व पैदा करता है, टोटली बर्बाद नहीं करता सिचुएशन को। तो इसलिए अगर कोई ग्रह मेष में लग्न में है और नवमांश में तुला या धनु में जाएगा तो वो पुष्करांश की स्थिति मानी जाएगी। तो यहाँ पे अग्नि तत्व की राशियों में ग्रह यदि स्थित हों और नवमांश में तुला और धनु में गए तो पुष्करांश। ऐसे ही पृथ्वी तत्व की राशियाँ वृषभ, कन्या या मकर में कोई ग्रह स्थित हों तो नवमांश में यदि वो वृषभ या मीन में जाते हैं तो वो पुष्करांश माने जाएंगे। ऐसे ही वायु तत्व के लिए भी यानी मिथुन, तुला और कुंभ, तीन राशियां वायु तत्व की हैं। इनमें जो ग्रह लग्न में हैं और यदि ये नवमांश में वृषभ या मीन में बैठते हैं तो ये पुष्करांश की स्थिति होगी। और ऐसे ही जल तत्व में कर्क, वृश्चिक और मीन राशि में कोई ग्रह लग्न में है और नवमांश में कर्क और कन्या
दो राशियों में वो बैठते हैं तो वो पुष्करांश की स्थिति मानी जाएगी। तो ये पुष्करांश सिचुएशन ग्रह की कब बनती है ये हमने अभी देखा। इसके अलावा देखिए टोटल 24 पुष्करांश होते हैं, हर राशि में 2-2 पड़ते हैं। 12 राशि हैं तो 12 राशि में ऐसे हर राशि में 2 पॉइंट्स होंगे स्पेसिफिक, जहां पे ग्रह पुष्करांश की सिचुएशन पैदा कर सकता है। तो टोटल 12 × 2 24 पुष्करांश बनते हैं, जिसमें से 9 बृहस्पति के, 9 शुक्र के, 3 चंद्र के और 3 बुध के होते हैं। पुष्करांश में एक पॉइंट कॉमन है कि पुष्करांश हमेशा नेचुरल बेनिफिक्स, नैसर्गिक मित्रवत ग्रहों के ऊपर, शुभ ग्रहों के राशियों में ही बनेगा ऑलवेज। तो नेचुरल बेनिफिक्स में ही हमेशा ये पढ़ते हैं, उनकी ही राशियों में पढ़ते हैं। तो गुरु, शुक्र, चंद्र और बुध, मंगल, सूर्य, शनि के राशियों में, राहु केतु के राशियों में ये नहीं बनता है। इसमें से भी खास तौर से एक पोजीशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है वृषभ, कर्क और धनु में। वृषभ, कर्क और धनु राशियों में यदि कोई ग्रह वर्गोत्तम हो जाए, जैसे हमने भी उदाहरण लिया कि वृषभ में रोहिणी के दूसरे पद में अगर कोई ग्रह होगा तो वर्गोत्तम होगा, बट यही कंडीशन वर्गोत्तम के साथ साथ उसको पुष्करांश के लिए भी बना देती है, क्योंकि वृषभ राशि के लिए पुष्करांश भी वृषभ राशि ही है। तो ये 3 राशियां जो रहती हैं, वृषभ, कर्क और धनु, इनमें यदि कोई ग्रह वर्गोत्तम है तो वो पुष्करांश में भी होगा ही होगा। तो यहां पे ये बात नजर आती है कि अगर कोई ग्रह वृषभ, कर्क और धनु में बैठा है और वर्गोत्तम हो गया है तो इसका अर्थ है कि वो और ज्यादा बलशाली, और ज्यादा ताकतवर माना जाएगा और शुभ भी परिणाम देने की ताकत उसके पास होगी, शुभत्व भी होगा, क्योंकि वो पुष्करांश में भी जाएगा। तो ये जो 3 पर्टिकुलर राशियों के पॉइंट्स हैं स्पेसिफिक, इनको सबसे ज्यादा ताकतवर माना जाता है, सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है, सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। अगर इनमें कोई ग्रह बैठे तो उनके पास वर्गोत्तम की बल भी आएगा और पुष्करांश की शुभता भी आएगी, ये चीज नजर आती है। और कोई ग्रह अगर नीच का होकर के भी पुष्करांश में बैठेगा तो वो अच्छे परिणाम देने के लायक होता है। वो अगर वर्गोत्तम है तो ये सिचुएशन उतनी हम नहीं देख सकते, उसमें एनालाइज करना पड़ेगा। बट अगर पुष्करांश में नीच का होकर के भी कोई ग्रह है तो भी वो ढंग के परिणाम देने की ताकत रखेगा। पर्सनल लाइफ में नो डाउट दिक्कत करता है कहीं ना कहीं, बट ओवरऑल अगर कहा जाए तो द निगेटिव नेचर रिड्यूसेस, उसकी नकारात्मकता में गिरावट आती है, शुभता पैदा होती है उस ग्रह के भीतर। और जैसा मैंने कहा, पुष्करांश में और पुष्कर भाग में बैठने वाले ग्रहों के भीतर सिर्फ बल नहीं आता, शुभता भी आती है। तो ऑस्पिशियसनेस और रिडक्शन इन मेलिफिसेंस एंड एनिमिटी क्रिएट होता है, ये वर्गोत्तम में नहीं है। तो हमने यहाँ पे पुष्करांश कब बनता है और कैसे कैसे उसको डिवाइड किया गया ये हमने जाना। लास्ट लेते हैं पुष्कर भाग। अब देखिए पुष्कर भाग क्या है, पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक डिग्रीज है, खास डिग्री पर ही जब कोई ग्रह एक राशि में बैठ जाए तब ही वो पुष्कर भाग की सिचुएशन बनाएगा। यह हालांकि कम देखने को मिलता है, आसानी से देखने नहीं मिलता, पर पुष्कर भाग को भी बड़ी ही महत्ता दी जाती, क्योंकि इसके भीतर भी जैसा मैंने कहा पुष्करांश की तरह ही शुभता देने की ताकत होती है और बल प्रदान करने की ताकत होती है। तो अगर कोई ग्रह मेष राशि में लग्न में है और 21 डिग्री पर ही है, एग्जैक्ट 21 पे होगा और मेष राशि में ही होगा, कोई भी ग्रह हो 9 के 9 में से कोई भी, तो वो पुष्कर भाग में जाएगा। नवमांश में तुला में होगा, जो कि उसके लिए पुष्करांश की परिस्थिति भी होगी और पुष्कर भाग की परिस्थिति भी होगी। तो ये जो टेबल आप देख रहे हैं इसमें हर ग्रह की हर राशि की पर्टिकुलर डिग्री की यहाँ पे जो है जानकारी दी गई है, लिखा गया है उसको, क्योंकि उस ग्रह को उस पर्टिकुलर डिग्री पर ही बैठना होगा। अगर वो उस पर्टिकुलर डिग्री पर ही है तब ही जो है वो पुष्कर भाग बन जाएगा, वरना नहीं जाएगा। और इन 12 पुष्कर भागों में सिर्फ 2 ही पुष्कर भाग ऐसे हैं जिसमें पुष्करांश की सिचुएशन नहीं बनती। तो वो होते हैं, एक सिंह राशि में कन्या का पुष्कर भाग जब आता है, यहाँ पे पुष्करांश की सिचुएशन नहीं होगी, बाकी सब में रहेगी। और दूसरा वृश्चिक राशि में अगर कोई 11 डिग्री पे है तो वो पुष्कर भाग में तो होगा बट पुष्करांश में नहीं होगा। तो 2 कंडीशन ऐसी रहती हैं, सिंह और वृश्चिक में यदि कोई ग्रह है और पुष्कर भाग में है तो वो पुष्करांश में नहीं होंगे। बाकी सारी राशियों में अगर कोई ग्रह पुष्कर भाग में है तो वो पुष्कर नवमांश में भी होगा ही होगा। और इसमें सबसे ज़्यादा पावरफुल जो मानी जाती है वो होती है वृषभ राशि। 14 डिग्री पर वृषभ में अगर कोई ग्रह बैठा तो वो पुष्करांश में भी है, वो वर्गोत्तम भी है और वो पुष्कर भाग में भी है, मतलब ट्रिपल स्ट्रेंथ है उसके पास। इससे ज़्यादा हाईएस्ट सिचुएशन कोई नहीं एग्जिस्ट करती। तो इसमें कोई ग्रह होगा तो एक्सट्रीमली पावरफुल माना जाएगा, नो मैटर व्हाट द साइन इज। वो नीच का भी हो जाए तो भी अच्छा माना जाएगा। तो कंडीशन ये रहेगी
क्योंकि वृषभ में कौन नीच का होता है, खाली केतु नीच का होता है, तो बाकी कोई नहीं। बट यहाँ पे ये कंडीशन जो है वो पुष्कर भागों की कब बनती है ये हमने जाना, और रिजल्ट जो है वो पुष्कर भाग के और पुष्कर नवमांश के सिमिलर होते हैं, बट उनमें आपको महत्ता किसको देनी चाहिए ये आप समझ पाए होंगे अभी तक जो चर्चा की गई। और लास्ट जो रहता है वो है भावोत्तम। देखिए भावोत्तम का मतलब है एक ग्रह एक ही भाव में दो लग्न में और नवमांश में बैठ गया है, राशि उसकी फर्क हो सकती है बट भाव एक ही है। तो भाव पर निर्भर करेगा कि किस तरीके के रिजल्ट वो उस भाव में बैठने पर दे पा रहा है। तो यहाँ पे हमको ये भी देखना पड़ेगा कि किस राशि में है और कैसे योग बना रहा है, पर भाव पर उसका इन्फ्लुएंस होगा। तो यहाँ पे वर्गोत्तम में जैसे हमने राशि वर्गोत्तम की बात करी, ऐसे ही भावोत्तम की बात करी। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल सूर्य है, सूर्य जो है 7वें भाव में है, भावोत्तम है, लग्न में 7वें भाव में, नवमांश में भी 7वें भाव में। तो 7वें भाव में सूर्य जो है, मान लीजिए अगर हम भावोत्तम के साथ साथ लेट सपोज हम उसको उच्च का कर देते हैं, वर्गोत्तम भी कर देते हैं, मेष राशि में है, तो मेष राशि में है, तुला लग्न बना, तो तुला लग्न के हिसाब से क्या हो गया, ये लग्न वर्गोत्तम भी हो गया, सूर्य 7वें भाव में उच्च का हो गया, सूर्य वर्गोत्तम हो गया, और सूर्य भावोत्तम भी होगा क्योंकि दोनों लग्न और नवमांश में 7वें भाव में है। पर यहाँ पे ये जरूर बात है कि सूर्य बहुत बलशाली है, ताकतवर है, बट क्या ये अच्छा है? जवाब है कि भाई इसमें जो है कुछ चीज़ों के लिए अच्छा होगा, कुछ चीज़ों के लिए खराब होगा। अगर हम धन संपत्ति और आय के साधनों की बात करते हैं तो उनके लिए अच्छा है, पर अगर हम वैवाहिक जीवन और पति या पत्नी के जीवन के लिए बात करते हैं तो उसके लिए अशुभ है, क्योंकि सूर्य 7वें भाव में अग्नि का तत्व बहुत बलशाली कर चुका है और विवाह के लिए अग्नि तत्व अशुभ माना जाता है। तो इसमें ईगो क्लैशेज, परेशानियां, लड़ाई झगड़े और कई सारे मतलब जिद्दीपन के कारण मनमुटाव बहुत पैदा होते हैं। तो ये बात नज़र आती है कि कोई भी ग्रह ऐसे ब्लाइंडली नहीं हो जाता है कि आप जो है उसको मान लें कि ये बड़ा बढ़िया है। यू हैव टू सी कि किसके लिए अच्छा है और किसके लिए खराब है। तो जैसे हमने उदाहरण दिया कि सूर्य कुछ चीज़ों के लिए अच्छा और कुछ चीज़ों के लिए अशुभ है, तो इसलिए हमको ये देखना रहेगा कि भाई वो ग्रह यदि किसी भाव में भी भावोत्तम हो गया है तो उस भाव में किस प्रकार के रिजल्ट वो नेचुरली देता है। तो सूर्य जैसे चौथे और 7वें भाव में अशुभ माना जाता है, बहुत अच्छा नहीं होता है, उसके पास ताकत नहीं होती है। तो यहाँ पे अगर सूर्य चौथे या सप्तम भाव में है, ऐसे ही मंगल चौथे 7वें भाव में है, तो इट इज़ नॉट गुड नो मैटर व्हाट द साइन इज, ये शुभ स्थिति नहीं मानी जाती। तो यहाँ पे ऐसे आपको देखना चाहिए। तो मेरे ख्याल से आज हमने काफ़ी विस्तार से चर्चा की है कुछ एक ये इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के ऊपर कि पुष्करांश, वर्गोत्तम और पुष्कर भाग कब बनते हैं, भावोत्तम, और इनको कैसे देखा जाता है, कैसे आपको देखना चाहिए। तो आगे हम और भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स को लेंगे जो कि बड़े ही इम्पॉर्टेंट है, बट उससे रिलेटेड या तो मिसकॉन्सेप्शन है लोगों के मन में या फिर उनको उस बात की जानकारी नहीं है। तो अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ और भी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को कवर किया जाएगा अगले पार्ट में। तो तब तक के लिए यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं, नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पे भी जा सकते हैं। अन्यथा हम आपसे अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार और धन्यवाद।